बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के पेपर 2 के बारे में। ज्योग्राफी पेपर 2 में जो लिखित प्रश्न आते हैं यानी कि अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बीए के 6 सेमेस्टर में वो कौन-कौन से अब की बार आएंगे, उन्हीं प्रश्नों पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से 10 अति लघुत्तरीय, 8 लघुत्तरीय और 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास मेरा रहेगा। ये मॉडल पेपर है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी पेपर 2 बीए का 6 सेमेस्टर। बीए 6 सेमेस्टर में अगर आपने ज्योग्राफी लिया है तो आपको पेपर नंबर 2 में पढ़ना होता है हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट या हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिक थॉट। हिंदी में इसको बोलते हैं भौगोलिक विचारों का इतिहास। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हम जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या एक प्रकार से विचार रहे हैं या हिस्ट्री क्या रही है जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी का पूरा इतिहास आज की वीडियो के माध्यम से आप जानने को पाएंगे। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। भूगोल बीए तृतीय वर्ष 6वां सेमेस्टर 2024-25 का मॉडल पेपर है। भौगोलिक विचारों का इतिहास देखिए 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से बात करें तो इससे अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। 50 शब्दों में उन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है। खंड बा में लघुत्तरीय प्रश्न और खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिखेंगे। सॉरी। पहला प्रश्न है पुराणों में प्राप्त भौगोलिक ज्ञान के बारे में कुछ बताएं। यानी पुराणों से जो भौगोलिक ज्ञान प्राप्त हुए हैं वो क्या क्या प्राप्त हुए हैं। तो एक प्रकार से जो पुराण से मिले हैं भौगोलिक ज्ञान उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो कई सारे ज्ञान प्राप्त हुए हैं। जैसे कि पहला ज्ञान पुराणों से मिला है, ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है पुराणों में आपको मिल जाएगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पृथ्वी का एक नाम मेदिनी भी बताया जाता है, मुर्दे के ऊपर टिकी है। क्योंकि मधु कैटभ जो थे वो एक प्रकार से जब उत्पन्न हुए थे तब उस समय समुद्र ही समुद्र था। ठीक है, फिर उसके बाद में जब उनको भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ को मारा, उसके बाद में मधु और कैटभ से एक प्रकार से दो बड़े बड़े महाद्वीपों का उदय हो। जैसे आपने देखा होगा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, जो भी मतलब की विचारधारा है, ठीक उसी प्रकार से उन्हीं दोनों मुर्दों पर टिकी हुई है। एक प्रकार से जहाँ जहाँ मुर्दों का हाथ पैर नाक कान ये सब गए वहाँ वहाँ पर स्थल बन गए, और जहाँ पर वो नहीं गए वहाँ पर जो है समुद्र बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी उत्पत्ति के सिद्धांत हैं और भी तमाम प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। तो ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के पुराणों में बताया गया है। दूसरी बात, पुराणों में जो भौगोलिक ज्ञान बताया गया है वो है विभिन्न लोकों और पातालों का वर्णन किया गया है। विभिन्न लोक यानी कि आप देखेंगे सुतल, बितल, तलातल, रसातल, धरातल, ऐसे तमाम प्रकार की पृथ्वी के अंदर तमाम प्रकार के लोक बताए गए हैं। कई प्रकार के पाताल बताए गए हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच में, पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो वो एक प्रकार से इन सभी की चीज़ों के बारे में बताया गया है। तीसरी बात है महाद्वीपों एवं महासागरों का वर्णन किया गया है। महाद्वीप कितने होंगे आप देखेंगे, महाद्वीप और महासागरों का वर्णन आप देखेंगे भारतीय पुराणों में आपको मिल जाएंगे। जो 18 पुराण है उन 18 पुराणों में अगर आप देखेंगे तो आपको महाद्वीप और महासागरों का वर्णन मिल जाएगा। आप देखेंगे जो है एक श्लोक मिलता है कि जो है कलसा कलश आवाहित वाला जो मंत्र है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा सम्मासितः मूले त्वेष स्थितो ब्रह्मा मध्य मातुगड़ा स्मृतः कुच्छोर तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा। तो वसुंधरा पे 7 द्वीप है, ये पहले से ही मंत्रों में उल्लेखित है। सप्तदीपा वसुंधरा, वसुंधरा माने पृथ्वी, सप्तदीपा माने 7 द्वीप। 7 द्वीप मतलब 7 महाद्वीप जो हैं वो एक प्रकार से वर्णित हैं। ठीक है, कुछोर तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, और 4 वेद ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये वर्णित है। महाद्वीप और महासागरों का वर्णन भी आपको पुराणों में मिल जाएगा। चौथा वर्णन जो मिलता है वो मिलता है युगों एवं सृष्टि का वर्णन। युग, विभिन्न युगों के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। मत्स्य अवतार जो भगवान का होता है सृष्टि की उत्पत्ति में आप देखते हैं प्राथमिक करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों सूर्य हैं, ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के जो है विचारधारा आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा पांचवा जो सिद्धांत है वो है विभिन्न द्वीपों के पर्वतों और नदियों का वर्णन। आप विभिन्न नदियों और पर्वतों का वर्णन आपको देखेंगे, मतलब पुराणों में बहुत सारी नदियों का वर्णन एग्जैक्ट जिस लोकेशन पर बहती हैं वही लोकेशन सेम टू सेम आप पुराणों में देखेंगे। हिमालय पर्वत के उल्लेख के साथ साथ गंगा नदी का उल्लेख भी आपको मिलेगा। ऐसे तमाम प्रकार की नदियों और पर्वतों का वर्णन आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे प्राकृतिक प्रदेश और उनके निवासियों और उनका जो व्यवसाय होता था उसका भी वर्णन आपको पुराणों में मिल जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक प्रदेशों और उनके निवासियों का जो व्यवसाय होता था उनका वर्णन मिल जाएगा। जलवायु और मौसम का वर्णन आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा वनस्पतियों का, फलों का, इन सभी का वर्णन मिल जाएगा। भगवान राम जब थे तो उस समय कंदमूल फल, एक प्रकार से कंद माने होता है जो ऊपर फड़ने वाले फल होते हैं, मूल माने होते हैं जो जड़ में फड़ते हैं यानी अंदर। अब मूल में आपका गंजी हो गया, आलू हो गया, ठीक है, गाजर हो गया, मूली हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब मूल वाले फल माने जाते हैं, ठीक है। और जो ऊपर फड़ते हैं जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, ये सब ऊपर वाले हैं, तो ये सब एक प्रकार से कंद कहलाते हैं। तो कंद और मूल 2 टाइप के फल हुआ करते थे पहले, ठीक है, तो यही एक प्रकार से शायद हों कंद-मूल। अब तो कुछ लोग कंद-मूल फलों को अलग तरीके से बता दिए हैं। पौराणिक साहित्य में आप देखेंगे अनेक लोकों की कल्पना करी गई है, ठीक है। कूर्म पुराण में आप देखेंगे 41वें अध्याय में भू आदि 7 लोकों का वर्णन किया गया है, ठीक है। सृष्टि के आदि में आप देखते हैं सबसे अंदर भूलोक है, फिर भूरलोक है, फिर स्वर्गलोक है, फिर जललोक है, फिर तपोलोक है, फिर सत्यलोक है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे एक अंड से, एक प्रकार से नेबुला से या निहारिका से उत्पन्न माने जाते हैं सब लोग। इस तरीके से सूर्य के परिमंडल से भूलोक जितना परिणाम है उतना ही विस्तार भूलोक का सूर्य के मंडल से ही आकाश के ऊपर की ओर जहाँ ध्रुव तारा स्थित है वहाँ तक फैला हुआ है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। पुराणों में 7 प्रकार के पातालों के बारे में बताया गया है। 7 पाताल कौन-कौन से हैं जैसे आप देखेंगे, पहला है तल, दूसरा है बितल, तीसरा है नितल, चौथा है सुतल, पाँचवा है तलातल और आपका छठवां है रसातल और सातवां है आपका महातल, ठीक है। ये बात ध्यान, यानी 7 प्रकार के तलों के बारे में बताया गया है। सुतल पीत वर्ण का है, नितल मूंगों के समान वाली चट्टानें हैं, बितल श्वेत वर्ण की चट्टानें हैं, तल में आप देखेंगे कृष्ण वर्ण का चट्टान है। इसके अलावा ग्रहों और नवग्रहों के बारे में आपको बताया गया है। जहाँ पर आप देखेंगे नवग्रहों में मान्यता है पुराणों में कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य चा गुरुर च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरः भवन्तु। आप देखेंगे पुराणों में नवग्रह और ग्रहों के बारे में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, इन सभी के बारे में बताया गया है। सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। 8 ग्रह बताए गए हैं पुराणों में सूर्य के अतिरिक्त, ठीक है। ये बात आप पृथ्वी के अतिरिक्त 8 ग्रह और बताए गए हैं जिनमें जो है आपका अ, सारे ग्रह शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। तो ये सब आपके हो गए पुराणों में जो भौगोलिक ज्ञान है वो। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बारामीर का भौगोलिक योगदान बताएं। बारामीर जो है बहुत ज़बरदस्त विद्वान है और भारतीय विद्वान है बारामीर। तो उनके भौगोलिक योगदानों की अगर बात की जाए तो बारामीर के बाद तीसरा सबसे प्रसिद्ध खगोलवेत्ता जो हुए हैं वो मतलब कि ब्रहगुप्त हुए हैं, ठीक है। और भास्कराचार्य की तरह ब्रहगुप्त ने भी पारा, तेल और जल से घूमने वाले कुछ यंत्रों का वर्णन किया है। आप देखेंगे बारामीर की अगर बात की जाए, बारामीर बड़े विद्वान आदमी रहे हैं और इन्होंने कई प्रकार की चीज़ों के बारे में बताया है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बारामीर एक प्रकार से बड़े ज़बरदस्त विद्वान के साथ ही साथ एक अच्छे भूगोलवेत्ता माने जाते हैं और भारतीय भूगोलवेत्ता सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और आप देखेंगे आर्यभट्ट वगैरह, भास्कराचार्य वगैरह इन सभी लोगों ने भी काम किया है। बारामीर ने आप देखेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसको भी बताया था। बारामीर की एक पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है बारामीर की। बारामीर की पुस्तक आप देखेंगे, एक बृहद संहिता नाम की पुस्तक लिखी बारामीर ने। गणित शास्त्र से संबंधित हैं, ज्योतिष शास्त्र संहिता से संबंधित हैं। भूगोल को इन्होंने कई भागों में बांटा, ज्योतिष शास्त्र, गणित शास्त्र, संहिता शास्त्र, ठीक है। बारामीर कहाँ के निवासी थे? बारामीर 6वीं शताब्दी मतलब ईसवी के आसपास के विद्वान माने जाते हैं। अवंती उज्जैन में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनके गुरु आर्यभट्ट थे बारामीर के, ये बात ध्यान रखेंगे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद जातक और बृहत संहिता नाम की पुस्तकें लिखी, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसको बताया बारामीर ने। तो बड़े ज़बरदस्त विद्वान थे बारामीर, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इतना लिख देंगे आपका हो जाएगा, 50 ही शब्दों में लिखना है। तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 3 रोमन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। किन्हीं 3 भूगोलवेत्ताओं के नाम और रोमन भूगोलवेत्ता। तो यूनानी साम्राज्य जब पतन हो जाता है उसके बाद में रोमन विद्वानों ने भूगोल की बागडोर अपने हाथों में ली और रोमन विद्वानों में आप देखेंगे
यूनानियों के समान दार्शनिकता थी और ना ही उन जैसी वैज्ञानिक विचारधारा थी। हालांकि क्रियाशील रोमन वाले ज़्यादा थे यूनानियों से, ठीक है। उनका मुख्य उद्देश्य था व्यापार, प्रशासन और सैनिक विजय। अधिक परिणाम स्वरूप उनके सिद्धांतों के स्थान पर प्रायोगिक कार्यों पर अधिक बल उन लोगों ने दिया। यानी ये लोग एक प्रकार से रोमन कालीन भूगोलवेत्ताओं में आप देखेंगे जैसे कि स्ट्रैबो हो गए, पोलिबियस हो गए, सेनेका हैं, टॉलेमी हैं, प्लिनी हैं, पंपोनियस मेला हैं, ये सब एक प्रकार से रोमन कालीन भूगोलवेत्ता हैं। तो 3 नाम आपसे पूछे गए थे, मैंने कई बता दिए। पहले विद्वान का नाम है पॉलीबिनियस। पॉलीबिनियस की अगर बात की जाए तो ये इतिहास में इनकी रुचि ज़्यादा थी। उत्तरी अफ्रीका के तट, गाल तथा स्पेन मध्य के क्षेत्रों के अन्वेषण का उत्तरदायित्व संभालने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय विवरण भी दिया। इसके द्वारा ही आल्पस और इटली का भौगोलिक विवरण भी पॉलीबिनियस ने दिया। दूसरे विद्वान हैं आपके स्ट्रैबो। स्ट्रैबो की अगर बात की है, उन्होंने उस समय जो संसार बसा हुआ था उसके ज्ञात भाग को अपनी बहुचर्चित पुस्तक उनकी जो है स्ट्रैबो की जियोग्राफिका, उसी जियोग्राफिका विश्वकोश में संपूर्ण संसार के बारे में बताया और भूगोल को 17 खंडों में बांटा और 2 खंडों में पृथ्वी का एक इकाई के रूप में वर्णन इससे पहले इन्होंने किया था। अगले खंडों में इटली, यूनान और यूरोप का वर्णन भी इन्होंने किया। स्ट्रैबो जो हैं भूगोल के क्षेत्र में विवरण करने वाले तीसरे से 17वें खंड तक एक प्रकार से भरा पड़ा है इनके विद्वान मतलब की भूगोल के बारे में, जो इनका जियोग्राफिका की पुस्तक है उसमें आप देखेंगे। तो ये ऐतिहासिक भूगोल की आधारशिला रखने वाले विद्वान हैं स्ट्रैबो, ठीक है। स्ट्रैबो वह पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के रूप में घोषित किया। क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। स्ट्रैबो ने जनसंख्या के अध्ययन पर भी बल दिया और बताया कि विभिन्न भूभागों में रहने वाली जनसंख्या के क्रियाकलाप में विभिन्नता और समानता पाई जाती है, जिनका संबंध भौगोलिक दशाओं से है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे विद्वान है पंपोनियस मेला। पंपोनियस मेला दक्षिणी स्पेन के निवासी थे। 2 ग्रंथ इनके बड़े फेमस हैं लैटिन भाषा में प्रकाशित हुए हैं वो खंड। प्रथम खंड ब्रह्मांड विज्ञान पर था और दूसरा खंड जो था वो आपका था डी कारोग्राफिया, जिसमें पृथ्वी को 5 बड़े भागों में इन्होंने बांटा। तो पंपोनियस मेला थे। 3 विद्वान का नाम, चौथे विद्वान का नाम भी लिख लेंगे, सेनेका, और इसके अलावा प्लिनी, टॉलेमी, ये सब आप नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। प्लिनी जो थे वो रोम के प्रसिद्ध भूग इतिहासकार हैं प्लिनी। नोवोम कोमुम नाम के स्थान पर इनका जन्म हुआ था। प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ इन्होंने लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं प्लिनी। 17 खंडों में पुस्तक बटी हुई है। ये सब रोमन भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूगोल के विकास में इब्न बतूता का क्या योगदान है। भूगोल के विकास में इब्न बतूता इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूगोल के विकास में खास करके मध्यकाल में इब्न बतूता का नाम आता है। इब्न बतूता बेसिकली अफ्रीका में जन्मा था। अरब जगत के महानतम यात्रियों में से एक है इब्न बतूता, ठीक है। और लगभग 30 वर्षों में 12 लाख किलोमीटर की यात्रा इसने करी थी। अनेक भौगोलिक तथ्यों को स्पष्ट किया इस दौरान। अपनी मक्का की यात्रा से, काहिरा से, लाल सागर से होकर के वे जेरूसलम गए इब्न बतूता, और अपनी आप देखेंगे वहाँ से सीरिया गया, फिर अरब गया और मुसलमानी रहन सहन का अध्ययन इसने किया। और इसके अलावा दोबारा फिर से पुनः मतलब कि ये अनातालिया के पठार से कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल होकर के हिंदू कुश को पार करता हुआ अफगानिस्तान और भारत की यात्रा करी। भारत में मोहम्मद तुगलक के समय में यह महत्वपूर्ण पदों पर बना रहा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था ये एक प्रकार से भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ा लिखा था उस दौरान और इब्न बतूता भी पढ़ा लिखा था। दोनों खूब बातचीत करते थे। केवल उसी से उसकी बनती थी इब्न बतूता से। बाकी सारे दरबारियों से मारपीट किया करता था, मतलब और ना तो उसकी कोई बात समझ पाते थे, क्योंकि बहुत विद्वान मतलब पढ़ा लिखा उस समय ज़्यादा था। सांकेतिक मुद्रा उस समय चलवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसीलिए कभी भी ये सफल नहीं रहा, चूँकि ये समय से आगे की सोचता था। फिर इसके बाद में कालीकट, मालदीव, श्रीलंका से चिटगांव यानी वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसी में चिटगांव पड़ता है, मालवा, जावा होकर के इब्न बतूता जो है ये चीन गया, उसके बाद में फिर अपने देश में लौट गया। यानी कि आप देखेंगे कि इब्न बतूता ने संपूर्ण जीवन लगभग 12 लाख किलोमीटर की यात्रा करी है 30 वर्षों में अपने जीवन में, ठीक है। इब्न बतूता ने पश्चिम एशिया के बारे में तमाम प्रकार के भौगोलिक तथ्य प्रस्तुत किए। इसने आप देखेंगे नील नदी के बारे में बताया, दजला फरात नदी के बारे में बताया। दजला अलग नदी है और फरात अलग नदी है, दोनों के बारे में बताया। सीर दायरा के बारे में बताया, अमू दायरा, ऐसे संसार की तमाम नदियों के बारे में इसने बताया, ठीक है। नील घाटी के मानव कैसे रहते थे, उनकी वो कृषि करते थे, क्या करते थे, बाढ़ सूखा कैसे आता था, सब कुछ बारे में इसने बताया। गंगा, यमुना, सिंधु, बोलगा नदी, इन सभी के बारे में इसने एक प्रकार से जानकारी दी है अपने विवरण में।
तो कुल मिलाकर के भारत में गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों नदियों के बारे में अपने जो है रचना में बताता है इब्न बतूता। ठीक है, तो इस तरीके से इब्न बतूता जो है ये चाइना के बारे में भी जानकारी देता है। तो इब्न बतूता बहुत ही फेमस यात्री रहा है। तो इसके अतिरिक्त आप देखेंगे इब्न मस्जिद और इब्न खल्दून भी महत्वपूर्ण यात्री थे जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। लेकिन इब्न बतूता ने उस समय के भौगोलिक ज्ञान में अभिवृद्धि करी। भारत, मालदीव, चाइना इन सभी के बारे में भौगोलिक और अनुभविक विधि से तथ्य लिखे। ठीक है, तो ये था इब्न बतूता। आगे देखेंगे 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनान के किन्हीं 5 सिद्धांत विद्वानों के नाम लिखिए। यूनान के किसी 5 विद्वानों के नाम। यूनान के 5 विद्वानों के नाम फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनान के 5 विद्वानों में देखिए, यूनान के कई सारे विद्वानों के नाम मैं आपको बता दूं। पहला विद्वान है होमर। होमर होमर के बारे में अगर बताऊं तो इसके 2 ग्रंथ बड़े फेमस हैं, इलियड और ओडिसी। इलियड और ओडिसी 2 फेमस ग्रंथ है, बहुत ही फेमस हैं। होमर ने इलियड और ओडिसी नाम के 2 महाकाव्यों की रचना करी और इसका मानना था होमर का कि पृथ्वी जो है वो गोल है और चारों ओर इसके सागर सरताएं यानी कि नदी जो है या सागर जो है उससे घिरी हुई है पृथ्वी, जबकि आकाश ऊंचे पर टिका हुआ है। होमर ने चारों आने वाली जबकि जो हवाएं होती चारों तरफ से उसका वर्णन किया। ठीक है, बोरेस कहा, जो उत्तर दिशा से आने वाली हवा है उसको बोरेस कहा। दक्षिण दिशा से आने वाली हवा को नोरेस कहा, नोरस कहा। इसके अलावा जो है पूर्वी दिशा से आने वाली हवा को इसने थुरंस कहा और जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है उसको इसने जयफेरस कहा। तो इस तरीके से इसने होमर ने चारों दिशाओं से चलने वाली हवाओं के बारे में बताया और पृथ्वी गोल है, उसके चारों ओर समुद्र है, इसको भी बताया। ठीक है, यूनान का दूसरा सबसे प्रमुख विद्वान है वो है थेल्स। थेल्स की अगर बात किया है तो थेल्स को आयोनियन दर्शन का संस्थापक कहा जाता है और पिता भी यानी जनक कहा जाता है। ज्यामितीय कई प्रयास इसने किए। ज्यामिति का बड़ा जबरदस्त विद्वान था। गणितीय भूगोल के विकास में थेल्स का बड़ा योगदान रहा है। यह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी को मापने और पृथ्वी तल पर मौजूद स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया और इन्होंने पृथ्वी को तस्तरी समान या तस्तरी नुमा बताया। तो आपसे प्रश्न पूछा कि पृथ्वी को तस्तरी नुमा किसने बताया, तो थेल्स महोदय ने बताया। तीसरे विद्वान है यूनान के, वो है अनेक्सीमेंडर। अनेक्सीमेंडर की अगर बात की है तो अनेक्सीमेंडर थेल्स के शिष्य थे। ठीक है, जिसने क्या किया, बेबीलोनिया और इसके अलावा बेबीलोनिया और यंत्रनोमान तमाम प्रकार के यूनानियों का परिचय दिया। इसके अलावा नोमीन सूर्य घड़ी के समान ही कार्य करने वाला यंत्र था उसके बारे में बताया। और यह प्रथम विद्वान था अनेक्सीमेंडर जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र तैयार किया था। मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया, अनेक्सीमेंडर ने। इसके विश्व मानचित्र के मध्य में यूनान को दिखाया गया और यह मानचित्र गोलाकार था जो संसार मतलब जिसमें संसार के चारों ओर आप देखेंगे सागर से घिरा हुआ था। चूंकि थेल्स का शिष्य था, ठीक है, तो जैसे थेल्स बताएंगे वैसा थोड़ा बहुत इसका प्रभाव था। तो अनेक्सीमेंडर वो था। चौथा है हिकेटियस। हिकेटियस भूगोल का पिता भी कहा जाता है, जनक, भूगोल के जनकों में से एक है हिकेटियस, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया। हिकेटियस जैसे इसने आप देखेंगे पीरियड्स अथवा जो पृथ्वी का वर्णन है नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, पीरियड्स और पृथ्वी का वर्णन नाम की ग्रंथ इसने लिखे। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, इसीलिए प्रादेशिक भूगोल का जनक और भूगोल का जनक भी हिकेटियस को बहुत सारे विद्वान बताते हैं। आप देखेंगे पेरिप्लस नाम की पुस्तक भी इसने लिखी। ठीक है, तो हिकेटियस के समय में कैस्पियन सागर को हिकेनियंस के नाम से जानते थे, इसीलिए इसकी पुस्तक जो है हिकेटियस, इसका मतलब कि इसकी पुस्तक जो है वो पेरिप्लस नाम से प्रकाशित हुई। तो हिकेटियस भी यूनानी विद्वान है। पांचवा विद्वान है हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहासकार हैं एक, और हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। भूगोल के क्षेत्र में योगदान तो दिया ही, लेकिन इतिहास के रूप में बहुत मतलब इतिहास के जानकार के रूप में इसको जाना जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है, हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ऐतिहासिक भूगोल में इसका बड़ा योगदान रहा है हेरोडोटस का, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिस्र को नील नदी की देन कह करके इसने पुकारा था हेरोडोटस ने। ठीक है, और इसने ही भूखंडों को 3 महाद्वीपों में बांटा था, यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका। इन्होंने तापमान और पवन के चलन के सहसंबंध को स्थापित किया था हेरोडोटस ने। और इसके अलावा यूनान के ही विद्वानों में शामिल है आपका प्लेटो। प्लेटो भी एक प्रकार से पृथ्वी के बारे में बताता है कि पृथ्वी चपटी होने के बजाय प्लेटो का मानना था कि पृथ्वी की भी चपटी होने के बजाय गोलाकार या वलयाकार है। प्लेटो ने भूकेंद्रीय पर जोर दिया और बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र पर है और
सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और इस तरीके से प्लेटो ने इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, इसके बाद में अगले विद्वान हैं आपके अरस्तु। अरस्तु भी प्लेटो के शिष्य थे और ब्रह्मांड का वर्णन और जलवायु विज्ञान के बारे में अरस्तु ने बताया, ये भी यूनान के ही हैं। इसके अलावा आठवें विद्वान हैं थियोफ्रेस्टस। अरस्तु के शिष्य थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, वनस्पति और जलवायु को एक दूसरे से संबंधित माना इसने। वनस्पति भूगोल के बारे में जानकारी दी थियोफ्रेस्टस ने। इसके अलावा इरेटास्थनीज जो था, ये भी एक प्रकार से यूनान का ही विद्वान है और पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए बहुत सारे विद्वान इरेटास्थनीज को एक प्रकार से भूगोल का जनक बताते हैं। ठीक है, इसने सबसे पहले मानचित्र का एक प्रकार से निर्माण किया और जो है निर्देशांकों और अक्षांश और देशांतर के रूप में उसका विभाजन किया। शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में बांटा इसने। इसके अलावा जो 10वें विद्वान है वो है हिपार्कस। हिपार्कस एक खगोल शास्त्री था, गणितज्ञ था। ये भी एक प्रकार से यूनान का ही विद्वान है। तो यूनान के 10 विद्वानों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप देखेंगे पोसिडोनियस भी यूनानी विद्वान ही है। तो इस तरीके से यूनान के 5 विद्वानों के नाम पूछे गए थे, मैंने 10 के बारे में बता दिया। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हेटनर की किन्हीं 4 पुस्तकों के नाम लिखिए। हेटनर की किन्हीं 4 पुस्तकों के नाम लिखें। अल्फ्रेड हेटनर इनका पूरा नाम था। 20वीं शताब्दी के जो है बड़े विद्वान आदमी हैं हेटनर, भूगोल वेत्ता हैं। विधि विधायक के रूप में इनको जाना जाता है और अपने समय का एकमात्र ऐसा भूगोल वेत्ता था हेटनर जिसने भूगोल के लिए कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और भूगोल दर्शन को स्थापित करने वाले विद्वानों में से एक इनका नाम है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1859 में हेटनर का। आपको बता दूं हेटनर जो थे, इन्होंने शिक्षा के लिए हेले, बोन और स्टर्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उसके बाद बोन चले गए जहां चिली की जलवायु पर इसने काम किया और 1881 में महान भूगोलवेत्ता जटलैंड के निर्देशन में चिली और पेंटागोनिया की जलवायु पर उस पर शोध किया इन्होंने और उसके बाद में फिर डॉक्टरेट की उपाधि भी वहीं से प्राप्त करी, यानी पीएचडी करी। हेटनर की कई पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। जैसे पहली पुस्तक है इनकी चिली और पेंटागोनिया की जलवायु पर शोध प्रबंध, जो इन्होंने प्रकाशित करवाया था 1881 में, वही इनकी एक पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक है कोलिमथाई एंडीज की यात्रा इन्होंने करी थी 1888 में, उस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। इसके बाद में 1897 ईस्वी में आप देखेंगे 1897 में मानचित्रावली नाम से पुस्तक का प्रकाशन करवाया। इसके अलावा जियोग्राफिक जो है जाइटिस स्क्रिप्ट नाम की पुस्तक लिखी, जर्मन भाषा में पत्रिका निकलती थी तो पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके अलावा भूगोल, उसका इतिहास, लवण, लक्षण और विधि नाम की पुस्तक लिखी। सोवियत रूस नाम से पुस्तक लिखी 1905 में। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल पर पुस्तक लिखी 1907 में। ठीक है, इंग्लैंड का विश्व प्रभुत्व और युद्ध 1915 में पुस्तक प्रकाशित हुई। विश्व का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी 1923 में प्रकाशित हुई। महाद्वीपों का धरातली स्वरूप 1921 में प्रकाशित पुस्तक इन्होंने लिखी। इसके अलावा आप देखेंगे भूतल पर संस्कृति का प्रसार 1929 में प्रकाशित पुस्तक है और तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल नाम से पुस्तक लिखी 1933 में और 1935 से 33 के बीच में ये पुस्तक लिखी गई और प्रकाशित हुई। कुल मिलाकर के प्रादेशिक भूगोल पर लगभग 11 जो है खंडों की एक ग्रंथमाला प्रकाशित करवाई इसने। तो जर्मनी के विद्वान थे बेसिकली ये। ठीक है, हेटनर, अल्फ्रेड हेटनर, तो ये ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है हम्बोल्ट की संकल्पनाएं लिखिए। हम्बोल्ट के बारे में पूछा गया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम्बोल्ट। बताएं हम्बोल्ट कौन थे भाई। हम्बोल्ट की अगर बात करें तो हम्बोल्ट जो थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट इनका पूरा नाम है। आधुनिक शास्त्रीय युग के प्रमुख बहुमुखी प्रतिभा संपन्न विद्वान माने जाते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। 1769 ईस्वी में जर्मनी के बर्लिन नगर में इनका जन्म हुआ था एक संपन्न परिवार में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इन्होंने कई पुस्तक लिखा, जैसे राइनलैंड बेसाल्ट पर इनका शोध ग्रंथ ही प्रकाशित हुआ था 1789 में। चट्टानों की विशिष्ट स्थिति पर शोध ग्रंथ लिखा 1823 में। प्रकृति दिग्दर्शन नाम से पुस्तक इन्होंने लिखी 1847 में। तो कई सारी पुस्तकें इनकी। कॉस्मॉस 5 खंडों में प्रकाशित इनकी पुस्तक है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। ठीक है, तो ये सब पुस्तकें इन्हीं की ही हैं। हम्बोल्ट महोदय की अगर बात की तो उन्होंने कई सारी संकल्पनाएं प्रकाशित करवाई। वैसे इनका ग्रंथ कॉस्मॉस बड़ी फेमस है, बड़ा फेमस ग्रंथ है और उसमें आप देखेंगे इन्होंने कई संकल्पनाएं बताई हैं। पहली संकल्पना इनकी
भूतल मानव निवास के रूप में यानी अर्थ सरफेस एज होम ऑफ मैन। हम्बोल्ट ने पृथ्वी मतलब भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन मानव विकास के रूप में किया है, पहली बात। दूसरी संकल्पना इसकी है भूगोल क्षेत्र वितरण विज्ञान के रूप में, यानी जियोग्राफी एज साइंस ऑफ मतलब स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी भूगोल में उन विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निवास करने वाले समस्त विधि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये बात। तीसरी संकल्पना है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। हमबोल्ट कहते हैं कि सामान्य भूगोल जो होता है, जनरल ज्योग्राफी इज द फिजिकल ज्योग्राफी, यानी सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है। हमबोल्ट ऐसा मानता था। चौथा सिद्धांत इसका है भूगोल संबंधों का विज्ञान है। क्या कहता था? ज्योग्राफी इज अ साइंस ऑफ रिएक्शन रिलेशन, यानी कि भूगोल संबंधों का विज्ञान है। हमबोल्ट के अनुसार भूगोल का उद्देश्य भूतल पर भौतिक एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन करना था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर वहाँ के भौतिक और मानवीय अंतर संबंधों पर विशेष बल दिया हमबोल्ट ने। ठीक है, और मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है उसके बारे में बताया। इसके अलावा पांचवा सिद्धांत इसका है प्रकृति की एकता, यूनिटी ऑफ नेचर। हमबोल्ट प्रकृति की एकता का पोषक था। उसके अनुसार प्रकृति में एकता पाई जाती है और जिसका अध्ययन भूगोल में किया जाता है। यह कहता था कि पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में संपूर्ण प्रकृति की प्रतिबिंब देखने को मिलता है। प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्नता में भी एकता मिलती है। तो ये हमबोल्ट ने बताया था। छठा संकल्पना ये है भूगोल में मानव का स्थान। इस पर भी इन्होंने चर्चा करी, भूगोल में मानव का क्या स्थान है। हमबोल्ट महोदय ने दुनिया के क्षेत्रों का अध्ययन करते समय वहाँ के लोगों के बारे में भी वर्णन किया था, यानी उस मानवीय सभ्यता के बारे में बताया। ठीक है, और सातवां सिद्धांत इनका था हमबोल्ट का संकल्पना था वातावरण निश्चयवाद। हमबोल्ट निश्चयवादी विचारक हैं और इन्होंने मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किया और प्रकृति अर्थात वातावरण को अधिक शक्तिशाली बताया। जहाँ वे रहते थे प्रकृति अधिक सशक्त थी। और हमबोल्ट महोदय ने मानवीय क्रियाकलापों पर प्राकृतिक तत्वों को जो प्रभाव है प्राकृतिक तत्वों के उसको बताया, यानी प्रकृति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनुष्य उससे कम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आठवां सिद्धांत इनका है या जो है जो इनके एक प्रकार संकल्पना है वो है सांस्कारिक दृश्य घटनाओं की समझ। इस पर भी रचना मतलब बताया। और नौवां जो सिद्धांत है इनका वो है भूगोल में दृश्य घटनाओं की विक्षिप्त मतलब विभिन्न रूपता, यानी हमबोल्ट ने भूगोल में अध्ययन की जाने वाले दृश्य घटनाओं में विभिन्न रूपता का भी अध्ययन किया। तो इस तरीके से कई सारी संकल्पनाएं हमबोल्ट की रही हैं। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, एलन चर्चिल सैंपल के योगदान बताएं। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की अगर बात की जाए तो ये रेटिजल की शिष्या रही हैं, अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। एलन चर्चिल सैंपल जॉन लुइस बिले केंटकी राज्य में एक कृषक परिवार में इनका जन्म होता है 1863 ईस्वी में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रारंभ से ही प्रतिभावान रही हैं ये। इनकी शिक्षा दीक्षा बासाट महाविद्यालय से हुई। यहाँ से उन्होंने 1882 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करी। उसके बाद में 1890 में भूगोल के साथ साथ इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का गहराई से अध्ययन किया। 1891 और 95 के बीच में इन्होंने लिपजिंग में रेटजल की शिष्या बन करके भूगोल की विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करी। 1897 में इनकी सर्वप्रथम नियुक्ति क्लार्क विश्वविद्यालय में हुई, जहां उसने भूगोल विभाग की स्थापना करी। तो आप देखेंगे इनके अधिकांश लेख जो हैं अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी और जियोग्राफिकल जर्नल में प्रकाशित हुए हैं, पत्रिकाएं थी उस समय की। इनकी अपनी विशिष्ट प्रतिभा हेतु अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी से 1914 में इनको स्वर्ण पदक भी मिला। इनकी मृत्यु जो हुई है 8 मई 1932 को हो गई। ठीक है, रेटजल जो हैं इनके गुरु थे। सैंपल ने रेटजल के दोनों ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया और मतलब सोची बात, परंतु शब्दावली और अन्य कई कठिनाइयों के कारण से उन्होंने रेटजल के ग्रंथों का अनुवाद ये नहीं कर पाई अंग्रेजी में। ठीक है, तो इन्होंने अपने ग्रंथ लिखे। 3 ग्रंथ इनके बहुत ही महत्वपूर्ण है रेटजल के। पहला ग्रंथ है इनका अमेरिका का इतिहास और उसकी भौगोलिक दशाएं। पहली पुस्तक इनकी 1903 में आई और आज भी अमेरिकी इतिहास के तथ्यों और उनकी पृष्ठभूमि समझने के लिए रेटजल मतलब कि इनकी एलन चर्चिल सैंपल की ये पुस्तक काम में आती है। दूसरा पुस्तक इनकी है भौगोलिक परिवेश के प्रभाव। 1911 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ और रेटजल की विचारधारा को अपनाया इन्होंने इस पुस्तक में, क्योंकि वह जीवन प्रयत्न रेटजल के चिंतन को ही एक प्रकार से मतलब अपना पूर्वगामी मानती रही। ठीक है, दूसरी पुस्तक इनकी जो है भौगोलिक परिवेश के प्रभाव, तो ये भी लिखा। तीसरी पुस्तक इनकी जो है 3 ही पुस्तकें लिखी थी रेटजल ने, मतलब कि इन्होंने एलन चर्चिल सैंपल ने, रेटजल की शिष्या हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल ये तीसरी पुस्तक है। सॉरी,
भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल जो है इनकी तीसरी पुस्तक है। इसका प्राचीन इतिहास से संबंध ज़्यादा है, तो इस तरीके से इन्होंने योगदान दिया है भूगोल में। अमेरिका के भूगोल में बड़ा ज़्यादा योगदान दिया। 9वां क्वेश्चन से भूगोल में द्वैतवाद क्या है इसके बारे में बताएं। भूगोल का जो दोनों पेपर है मैंने सॉल्व करवा दिया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा उसको, ठीक है। देखिए भूगोल में द्वैतवाद फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूगोल में द्वैतवाद के बारे में बताएं, क्या होता है भूगोल में द्वैतवाद। भूगोल में द्वैतवाद में कई प्रकार के द्वैतवाद हैं। जैसे कि पहला द्वैतवाद भूगोल में है, द्वैतवाद बेसिकली वह स्थिति होती है जिसमें किसी एक ही समय में एक ही समान विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जब दोनों विपरीत विचारधारा के स्तर पर वाद विवाद शुरू हो जाता है, किसी विषय में सिद्धांत स्थापित हो जाते हैं, द्विविभाजन किसी विषय में द्वैतवाद उत्पाद अथवा परिणाम होता है। इसका मतलब विभाजन हो जाता है भूगोल, मतलब किसी भी विषय का। तो भूगोल में भौगोलिक चिंतन के अध्ययन का मूल बिंदु मानव और प्रकृति संबंध रहा है। इसके अंतर्गत प्रकृति पर मानव पर तथा मानव का प्रकृति पर पड़ने वाला जो प्रभाव है उसका विश्लेषण किया गया। शुरुआती दौरान में आप देखेंगे मानव और प्रकृति के बीच में निर्णय कर पाना कि प्रकृति ज़्यादा पावरफुल है कि मानव, इस पर बड़े दिनों तक डिबेट चलती रही। तो दो विचारधाराओं में या दो गुटों में बट गया पूरा का पूरा विद्वान समाज। ऐसे ही आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में। तो पहला द्वैतवाद रहा भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। कुछ विद्वान भौतिक भूगोल से रिलेटेड थे, कुछ विद्वान मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। दूसरे विद्वान जो थे वो थे, दूसरा जो द्वैतवाद है वो है क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। तीसरा द्वैतवाद था ऐतिहासिक भूगोल बनाम समकालीन भूगोल। चौथा द्वैतवाद था नियतिवादी बनाम संभववादी भूगोल। पांचवा जो एक प्रकार से द्वैतवाद है वो है मात्रात्मक बनाम आलोचनात्मक भूगोल। तो इस तरीके से ये पांच जो द्वैतवादी विचारक हैं, इसमें भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल बनाम सांस्कृतिक भूगोल या सामरिक भूगोल, चौथा है नीतिवादी भूगोल बनाम संभववादी भूगोल, और पांचवा है आपका मात्रात्मक भूगोल बनाम आलोचनात्मक भूगोल। ठीक है, तो ये द्वैतवाद है। 10वां क्वेश्चन से भारत की प्रमुख भौगोलिक परिषदों का नाम लिखिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भारत की प्रमुख भौगोलिक परिषदों का नाम फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए भारत की जो प्रमुख भौगोलिक परिषदें हैं वो कई सारे हैं। जैसे कि आपको बता दूं, भारत में जो भौगोलिक परिषदें हैं उनमें पहली परिषद है आपकी भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर से? भारतीय राष्ट्रीय भूगोल परिषद वाराणसी में है। ये भारत में भूगोल के विकास के लिए योगदान देती हैं सब परिषदें। ठीक है, दूसरी परिषद है वो है भारतीय भूगोल वेत्ताओं का राष्ट्रीय संघ। ठीक है, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तीसरा है बम्बई भूगोल परिषद, मुंबई में है। बम्बई भूगोल परिषद ये 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चौथी है भारतीय भौगोलिक परिषद, जो कि कोलकाता में है। 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था, मतलब 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। 1946 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भूगोल की एक प्रकार से परिषद बनाई गई 1946 में। इसके अलावा 1968 में आप देखेंगे उत्तर भारत का भूगोल परिषद गोरखपुर में बनाया गया। इसके अलावा 1955 में भारतीय भूगोल वेत्ता परिषद नई दिल्ली में एक प्रकार से बनाई गई, और हैदराबाद भूगोल परिषद हैदराबाद में 1962 में बनाई गई। तो ये सब एक प्रकार से ऐसी भूगोल परिषदें हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि एक प्रकार से भारत में भूगोल के विकास में योगदान देती हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय से लेकर के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तक आप देखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले 1947 में डॉक्टर H.L. झिब्बर ने भूगोल विभाग की स्थापना की, और इनकी पुस्तकों के नाम में आप देखेंगे जियोलॉजी ऑफ बर्मा, द मिनरल्स रिसर्च ऑफ बर्मा, फिजिकल बेसिन ऑफ जियोग्राफी ऑफ इंडिया, एडवांस इकोनॉमी जियोग्राफी ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे पहले S.P. चटर्जी ने सर्वप्रथम अपना योगदान दिया भूगोल में। तो इस तरीके से आप देखेंगे भूगोल के विकास में सारे विश्वविद्यालय बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये सब लघुत्तरीय प्रश्न है। लघुत्तरीय प्रश्नों में केवल 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं खंड बा से। 150 और 200 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछ लिया गया है। प्रश्न आपसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। बताएं प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न आपसे पूछ लिया गया प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास जो हुआ है इसकी संक्षिप्त विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
तो भारतीय भूगोल का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय सभ्यता का इतिहास पुराना है। यद्यपि किसी विशेष ग्रंथ में भौगोलिक ज्ञान का व्यवस्थित विवरण आपको नहीं मिलेगा, लेकिन भौगोलिक ज्ञान को वैदिक पाठ, हिंदू पौराणिक कथाओं, पुराण, रामायण, महाभारत ऐसे तमाम प्रकार के महाकाव्यों में आप देख पाएंगे जो कि जो है भारतीय हैं। इसके अलावा भौगोलिक ज्ञान में जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी आप भौगोलिक ज्ञान के बारे में कुछ जानकारी देख पाएंगे। सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका में किया था। रामायण महाकाव्यों में उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में श्रीलंका तक भौगोलिक ज्ञान जैसे पर्वत, स्थलाकृति, पठार, पहाड़ियाँ, निवासी, महानगरों, महासागर, इन सभी के बारे में एक प्रकार से आपको मिल जाएगा। आर्यभट्ट की रचना में ही नहीं बल्कि हर एक रामायण महाकाव्य में आपको मिल जाएगा। रामायण महाकाव्य में आप देखते हैं, रामायण में जो वाल्मीकि की रामायण है उसमें आप देखेंगे तमाम प्रकार की नदियों के बारे में और उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है। पुराण और प्राचीन वैदिक पाठ के अनुसार पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप, उसमें पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, दूसरा द्वीप है कुश द्वीप, तीसरा है जो है प्लास्का द्वीप, चौथा है आपका जो है सलमाली द्वीप, और पांचवा है आपका क्रांकरा द्वीप, छठवा है आपका शक द्वीप। तो इस तरीके से आप देखेंगे 7 द्वीप हैं कौन कौन से, पहला जम्बू, दूसरा कुश, तीसरा प्लास्का, चौथा सलमाली, पांचवा क्रांकरा, छठवा आपका शक द्वीप। और भारतीय उपमहाद्वीप सहित एशिया का, भारतीय उपमहाद्वीप ये भी, तो एशिया का एक प्रकार से अधिकांश भाग जम्बू द्वीप का भाग है। आप देखेंगे जब संकल्प पंडित जी लोग बोलते हैं, पूजा करवाने आते हैं, तो क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्ष से आर्यावर्त देशांतर्गत है। ठीक है। तो जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत का जो महाद्वीप है वो शामिल है। तो इस तरीके से ये सब ज्ञान हमको मिलता है। इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का उल्लेख भी आपको वेदों में मिल जाता है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया और उनका एक निश्चित जीवन है। एक निश्चित उम्र के बाद में शिव द्वारा ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया जाता है, फिर से ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मांड का पुनर्निर्माण किया जाता है। बिग बैंग थ्योरी में, सबसे स्वीकृत आधुनिक थ्योरी में भी यही बातें बताई गई हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक निश्चित उम्र के लिए होती है। ब्रह्मांड का विस्तार और पतन चक्रीय तरीके से होता है, जो बिग बैंग थ्योरी में बताया जॉर्ज लेमन तेरे ने। ठीक है। वो पादरी थे एक चर्च के, तो उनकी बातों पर लोग विश्वास कर लेंगे, लेकिन जो वेदों में लिखा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे। वेदों में जो बातें बताई गई हैं वो भी एग्जैक्ट वही बताई गई हैं। ना जॉर्ज लेमन तेरे गए थे देखने के लिए या सिद्ध कर पाए हैं। एक सिद्धांतों पर चलता है, तर्क पर चलता है पूरा का पूरा भूगोल। ठीक है। खगोल शास्त्र में इतना एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलती किसी को, तो वैसे जानकारी अपने वेदों में भी आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है। ब्राह्मणो अस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्नाकृता उरुत वैश्यापादाभ्याम शूद्रो जाता। ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है। ठीक है। विष्णु भगवान सबके पालन करता है और शंकर भगवान फिर से ब्रह्मांड को नष्ट करते। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों सूर्य और करोड़ों पृथ्वी आप देखेंगे ब्रह्मांड में आपको मिलेंगे। वैदिक पाठ में आप देखेंगे 5 मूल तत्वों के बारे में बताया गया, जैसे कि वायु, जल, अग्नि, मिट्टी और आकाश। तुलसीदास जी ने भी इस पर मोहर लगाई। जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। 5 तत्वों से ही मिलकर के शरीर का निर्माण भी हुआ है। ब्रह्मांड में ही 5 तत्व हैं। वैदिक पाठ में नवग्रहों के बारे में बताया गया है, और हर एक हिंदू धार्मिक स्थानों में आप देखें, मतलब अनुष्ठान जब भी होता है हिंदुओं में के घरों में, तो आप देखेंगे नवग्रहों के बारे में जरूर एक प्रकार से जानकारी, या नवग्रहों के बारे में 100% जानकारी जो बताई थी एक प्रकार से वेदों में, वो बिल्कुल सत्य है। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्चा गुरु च शुक्र सन राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवंतु। तो चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह हैं जिनकी पूजा करी जाती है। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ता मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और तिब्बत जैसी भौगोलिक स्थितियों से परिचित भी थे। आर्यभट्ट, बारामिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ऐसे बहुत सारे भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। ठीक है। ब्रह्मगुप्त जो हैं प्रमुख भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया। आर्यभट्ट, मतलब कि आर्यभट्ट ने हमको बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, दिन और रात पृथ्वी पर पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूमती है उसके कारण से दिन रात होते हैं। ऐसे आप देखेंगे तमाम प्रकार की जानकारी बताई गई। तो कुल मिलाकर के प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, जलवायु विज्ञान, भौतिक भूगोल, ज्योतिष भूगोल, विश्व भूगोल, खगोल शास्त्र, इन सभी में बड़ा अग्रणी माना जाता है। बारहमिहिर आप देखेंगे उन्होंने कहा कि यदि एक ही मास में सूर्य और चंद्र ग्रहण हो तो वह अनर्थकारी होता है। ठीक है। और ग्रहण के नंगी आंखों से देखने की मनाही थी उस समय। तो इस तरीके से आप देखेंगे कई विद्वानों ने इस पर मोहर लगाई। तो प्राचीन भारत में ये तमाम प्रकार के भौगोलिक ज्ञान आपको मिल जाएंगे। एक दिन मैं इसको डिजिटल बोर्ड पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अभी आपकी परीक्षा कल लगी हुई, इसके लिए आप लोग जो है ज़्यादा परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा आपको कुछ दे दिया जाए मॉडल पेपर के रूप में, और नहीं तो मैं थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं डिजिटल बोर्ड पर आकर के आपको इसको और अच्छे तरीके से समझाता। ठीक है।
दूसरा प्रश्न है विज्ञान के विकास के संदर्भ में थॉमस कुहन के विचारों की विवेचना कीजिए। थॉमस कुहन के विचारों की अगर बात की जाए तो विज्ञान के विकास के संदर्भ में थॉमस कुहन के विचार जो है बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। थॉमस कुहन के विचारों की अगर बात की जाए तो इनका एक प्रकार से इनकी एक पुस्तक है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। उसमें कुहन ने विज्ञान के विकास की एक तस्वीर पेश करी जो पहले हुई किसी भी चीज़ से बिल्कुल अलग है। वास्तव में कुछ से पहले इनसे पहले वैज्ञानिक परिवर्तन का सावधानीपूर्वक विचार किया। वास्तव में आप देखेंगे कि ये एक मतलब जो थॉमस कुहन हैं इन्होंने एक प्रकार से भूगोल के विकास में या विज्ञान के विकास में कई सारी बातें बताई। इन्होंने कहा कि विज्ञान का विकास पुराने सत्यों के भंडार में नए सत्यों के जुड़ने से या सत्य के सिद्धांतों के बढ़ते सन्निकट से और अजीब स्थिति में पिछली त्रुटियों के सुधार से होता है। ठीक है, 1950 के दशक में जब कुहन ने जो है मतलब कि इसका चीन का ऐतिहासिक अध्ययन शुरू किया तो विज्ञान का इतिहास एक युवा शैक्षणिक अनुशासन था। फिर भी यह स्पष्ट होता रह गया कि वैज्ञानिक परिवर्तन हमेशा मानक पारंपरिक दृष्टिकोण जितना सीधा नहीं होता है। कुहन एक विकसित वैकल्पिक विवरण को प्रस्तुत करने वाले पहले सबसे महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। कुहन कहते हैं कि विज्ञान क्रांतियों के माध्यम से भी प्रगति करना होता है और थॉमस कुहन एक प्रकार से बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इस तरीके से अपने बारे में बताया। उन्होंने कहा कि किसी विज्ञान का विकास एक समान नहीं होता है, बल्कि इसमें वैकल्पिक, सामान्य और क्रांतिकारी चरण होते हैं। क्रांतिकारी चरण केवल त्वरित प्रगति के काल नहीं हैं, बल्कि सामान्य विज्ञान से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। समान विज्ञान कम से कम सतह पर वैज्ञानिक प्रगति की मानक संचयी तस्वीर जैसा दिखता है। तो इस तरीके से विज्ञान के विकास के संदर्भ में थॉमस कुहन के ये विचार रहे हैं। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। तीसरा प्रश्न है क्रमबद्ध भूगोल एवं प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्रमबद्ध भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर होता है, बताइए। बढ़िया प्रश्न है। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है? क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल की अगर बात करें तो इसमें कई अंतर है, आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्रमबद्ध भूगोल की अगर बात की जाए तो क्रमबद्ध भूगोल में किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, किसी एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि क्रमबद्ध भूगोल जो होता है विधि क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करता है, जबकि प्रादेशिक विधि जो होती है वो एकाकी रूप का प्रस्तुत करती है। तीसरी बात, क्रमबद्ध विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, जबकि भौगोलिक या प्रादेशिक विधि जो होती है एकाकी रूप प्रस्तुत करती है किसी भी चीज़ का। चौथा अंतर यह है कि क्रमबद्ध विधि खोज और तथ्यों को प्रस्तुत करती है, जबकि प्रादेशिक भूगोल भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होती है। तो ये कुछ अंतर हो गए। प्रादेशिक भूगोल की अगर बात की जो प्रादेशिक भूगोल के द्वारा क्या होता है, भूगोल का अध्ययन अधिक सरल और प्रभावपूर्ण हो जाता है। इसके कारण तथा प्रभाव का संबंध दिखाई देता है। भूगोल के मूल नियम भली भांति समझ में आने लगते हैं प्रादेशिक भूगोल से। इसके अलावा क्योंकि क्षेत्र सीमित होता है, इसलिए इस विधि का अध्ययन जो एक प्रकार से अधिक गहन हो जाता है जब क्षेत्र सीमित होता है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल भी एक प्रकार से इस तरीके से होता है, वो भी अपने हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त होता है। क्रमबद्ध भूगोल एक प्रकार से क्या होता है, क्रमबद्ध भूगोल जो है एक भौगोलिक कारक को लेकर के समस्त विश्व अथवा विश्व को किसी भी भाग का अध्ययन मतलब विश्व के किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल के बारे में आप लोगों ने जाना, इन दोनों के बीच में अंतर। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चौथा प्रश्न है अमेरिका में भूगोल के विकास में कार्ल ओ सावर के योगदान बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कार्ल ओ सावर, अमेरिका में भूगोल के विकास में कार्ल ओ सावर का क्या योगदान रहा है, बताएं। कार्ल ओ सावर की अगर बात की तो बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं कार्ल ओ सावर। कार्ल ओ सावर का जन्म हुआ था अमेरिका में ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिसौरी राज्य पड़ता है वहीं पर इनका जन्म हुआ था। मिसौरी राज्य के वारेंटन नगर में इनका जन्म होता है कार्ल ओ सावर का। कब होता है? 24 दिसंबर 1889। 1889 को जन्म होता है, 24 दिसंबर की डेट को। ठीक है, किसका? कार्ल ओ सावर का।
पारिवारिक कारणों से उनकी जो विद्यालयी शिक्षा है जर्मनी में होती है, जबकि उच्च शिक्षा जर्मनी में हुई, जबकि मतलब इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जर्मनी में हुई और उच्च शिक्षा अपनी मातृभूमि में वारेंटेन के केंद्रीय महाविद्यालय में प्रारंभ हुई। काफ़ी कुशाग्र बुद्धि के थे ये। 19 वर्ष की अवस्था में स्नातकधारी बन गए और अपने मतलब कि डॉक्टरेट की उपाधि महान भौतिक भूगोलविद उस समय थे प्रोफेसर सेली सबरी, उनके निर्देशन में इन्होंने शोध किया। 1915 में शिकागो से प्राप्त किया इन्होंने शोध अपना, मतलब जो इन्होंने इनका जो शोध विषय था वो था साइट एंड कल्चर एट सर्फेनड्यूक वोलिकोटा नाम पर इन्होंने शोध किया उस रिसर्च पर। सावर की अगर बात की तो जर्मन और अंग्रेजी भाषा के विद्वान एवं फ्रेंच भाषा के बड़े ज़बरदस्त विद्वान माने जाते हैं। भूगोल के अतिरिक्त इन्होंने जो है नृवंश विज्ञान, समाजशास्त्र और जीव विज्ञान में भी रुचि दिखाई अपनी। तो इन्होंने कार्ल लोसावर की अगर बात की जाए तो कार्ल लोसावर भूगोल विज्ञान को कई प्रकार से विलक्षण देन इनकी रही। अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं में उनका जो वैचारिक मतभेद रहा निरंतर बना रहा। अमेरिका में सांस्कृतिक भूगोल, दृश्य भूमि, मानव प्रकृति समायोजन, व्यवहारिक भूगोल जैसी शाखाओं के विकास में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्ल लोसावर ने अमेरिका में पहली बार क्षेत्रीय विभिन्नता शब्द का प्रयोग किया, जिसकी बाद में रिचर्ड हार्टसोन ने बहुत ही सुंदर और विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करी इनके जो सिद्धांत थे उन पर। भूगोल को कार्ल लोसावर ने सामाजिक विज्ञान माना और सामाजिक विज्ञान मानते हुए भूगोल के सभी पक्षों की सांस्कृतिक दृश्य भूमि की समस्याओं सहित बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किया और इसी कारण सांस्कृतिक भूगोल के अग्रणी विद्वान माने जाते हैं कार्ल लोसावर। ठीक है, कार्ल लोसावर की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1923 में इनकी नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आप देखते हैं बर्कले में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद पर हो गई। स्नातकोत्तर भूगोल विभाग में इसकी मतलब इनकी नौकरी लगी। 1975 में इन्होंने अवकाश ग्रहण किया, छुट्टी ली और इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के विश्वविद्यालय ने इनको संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय मानद प्रोफेसर नियुक्त किया। 1923 से 1970 तक वह बर्कले में ही रहे। कार्ल लोसावर ने यहाँ रहते हुए कई विधियों से विश्वविद्यालय मतलब भूगोल विज्ञान की सेवा करी। तो इस तरीके से अमेरिका में जो है कार्ल लोसावर का ये योगदान रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कार्ल लोसावर एक प्रकार से ये बड़े विद्वान आदमी थे। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आप देखेंगे जैसे कि जैविक विश्व का मानवीय उपयोग, इस पर इन्होंने पुस्तक लिखी इस नाम से। ह्यूमन यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक वर्ल्ड पुस्तक लिखी। इसके अलावा प्रादेशिक भूगोल पर 3 लेख इनके प्रकाशित हुए। ठीक है, तो ये 3 लेख एक प्रकार से जो थे वो माइंड लैंड फॉरेनर या फॉरेन मतलब कि फ्रंटियर नाम से प्रकाशित हुए हैं बाद में। स्थल और जीवन पर एक प्रकार से इन्होंने पुस्तक लिखी। भूगोल के मतलब कि विधि तंत्र यानी कि पैरासूट्स ऑफ लर्निंग पुस्तक लिखी। 4 महत्वपूर्ण लेख इस पर लिखे। तो कई सारे काम किए इन्होंने कार्ल लोसावर ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भूगोल के विकास में कार्ल रिटर का जो योगदान रहा है वो क्या रहा है। कार्ल रिटर बड़े इंपॉर्टेंट हैं विद्वान कार्ल रिटर। ठीक है, बताएं रिटर का क्या योगदान रहा है। तो रिटर की अगर बात की जाए तो भूगोल के विकास में रिटर के योगदानों की अगर बात की तो आधुनिक भूगोल के जन्मदाताओं में रिटर का नाम आता है। कार्ल रिटर का जन्म हुआ था 1779 में। ठीक है, 1779 में इनका जन्म हुआ था। मैकडे वर्ग में इनका जन्म होता है। 1785 में गोथा के समीप स्नैप फैनपल के एक स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, जहाँ की शिक्षा रूसो और पेस्टोलॉजी जैसी विचारधाराओं पर आधारित थी। और आप देखेंगे कि इनके अंदर प्रतिभा शुरुआत से ही थी और इन्होंने एक प्रकार से भ्रमण करना शुरू कर दिया शुरुआत से ही, और इस तरीके से इन्होंने भौगोलिक अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में किया। 1796 में रिटर ने हाइले विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर के गणित, दर्शन, इतिहास और प्रकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन किया। हाइले विश्वविद्यालय में 2 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद में रिटर महोदय ये एक प्रकार से जर्मनी नगर के एक धनी परिवार में व्यक्तिगत शिक्षक हो गए। वहीं पर पढ़ाते थे उन्हीं के घर में, जहां वह 20 वर्षों तक रहे और इन्हीं 20 वर्षों में इन्होंने यूरोपीय देशों का भ्रमण किया और यूरोप के भूगोल इतिहास की कुछ पुस्तक, कुछ मानचित्र और कुछ विधि तंत्र पर शोध प्रकाशित किए, जिससे इनकी ख्याति प्रसार हुई और ज़्यादा फेमस हुए। रिटर ने कई पुस्तकों का प्रकाशन किया। ठीक है, जैसे कार्ल रिटर की बात करें तो इन्होंने ग्रंथ, मानचित्र, शोध पत्र खूब ज़्यादा लिखे हैं।
पहला इनका है यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांख्यिकीय चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया 1804 में। दूसरा यूरोप के मानचित्र जिसमें पर्वत, वनस्पति विवरण, जलवायु के संदर्भ में कृषि, पशु और भाषा सबको दिखाया गया। तीसरा जो है यूरोप के भूगोल का द्वितीय खंड प्रकाशित किया 1806 में। इसके अलावा आप देखते हैं कार्ल लिटर का एक रचना है अर्धकुंडे, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बड़ा फेमस है। अफ्रीका महाद्वीप, मतलब इसका प्रथम खंड अफ्रीका महाद्वीप वर्ष 1817 में प्रकाशित हुआ। अर्धकुंडे का द्वितीय खंड एशिया महाद्वीप को लेकर के था, उस पर इन्होंने लिखा। अर्धकुंडे में लगभग 6 खंडों में प्रकाशित हुई रचना है, ठीक है। इसके बाद में आप देखें 11 खंडों में फिर से प्रकाशित किया इसको। कुल मिलाकर के 19 खंडों का प्रकाशन इनका जो हुआ है अर्धकुंडे में, वो 1839 में हुआ, 1839 से 1859 के बीच में। आप देखेंगे ये इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया भौगोलिक विचारधारा में। लगभग आप देखें 31 वर्ष तक का जो जीवन इनका रहा है, भौगोलिक जीवन, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से काम किया। कार्ल लिटर और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट दोनों जर्मन विद्वान थे और वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता और समकालीन माने जाते हैं, कार्ल लिटर और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और दोनों ने लगभग बर्लिन में एक प्रकार से रहना पसंद किया। यद्यपि हम्बोल्ट रिटर से आयु में 10 वर्ष बड़े थे, परंतु रिटर के ऊपर वान हम्बोल्ट की विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिससे रिटर ने स्वीकार भी किया था कि भाई हमारे ऊपर हम्बोल्ट की विचारधारा का प्रभाव है। और हम्बोल्ट से मिलने से पूर्व रिटर महोदय स्वतंत्र रूप से लिखने लगे थे, ठीक है। कहीं कहीं पर विचारधाराओं में स्वतंत्रता आपको मिलेगी रिटर और हम्बोल्ट की, लेकिन बाद फिर आप देखेंगे दोनों एक दूसरे से मिले जुले विचार ही देते हैं। रिटर ने भूगोल को एक विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की और बतलाया कि भूगोल में भी अन्य विज्ञानों की भांति निरीक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो रिटर बड़े अच्छे विद्वान आदमी थे, जर्मनी के विद्वान हैं, जर्मन विद्वान हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन से। 6ठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भूगोल में इमैनुअल कांट के योगदान का परीक्षण कीजिए। इमैनुअल कांट बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट की अगर बात की है, इनके बारे में कुछ बताएं भाई, जानकारी अगर आपके पास हो तो आप कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट भी जर्मनी के ही विद्वान हैं, जर्मनी के दार्शनिक हैं। और आपको बता दूं इन्होंने भूगोल के मर्म को पहचाना। ये जानते थे कि भूगोल अनुभाविक ज्ञान प्राप्त करने का अकेला माध्यम है तथा दर्शन हेतु भूगोल की महत्ता से भी परिचित रहे। उन्होंने भूगोल के अवस्थिति मतलब अव्यवस्थित रूप को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अनेक स्रोतों से प्राप्त ज्ञान को समकालीत किया, मतलब समाकलित किया, अच्छे तरीके से उसको सजाया। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही लैटिन भाषा में हुई, मोसिनबर्ग में। दर्शन, गणित, भौतिक विज्ञान, इतिहास सभी में जानकारी अच्छे प्राप्त करी इन्होंने। कोसिन्सबर्ग विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में काम भी किया। दर्शन शास्त्र ग्रंथ और तत्व मीमांसा पर प्रकाशित इनके लेख भी हुए हैं, इनके ग्रंथ। कांट ने भौतिक भूगोल की रचना की और इससे संबंधित व्याख्यान इन्होंने एक प्रकार से लगभग 40 वर्षों तक एक प्रकार से किया। 18वीं शताब्दी तक के विद्वानों ने कांट ने आधुनिक भूगोल को बहुत अधिक प्रभावित किया। आपको बता दूं कांट के योगदानों में कई सारी चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये, पहला योगदान भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया इन्होंने। तार्किक वर्गीकरण विधि के बारे में बताया, भौगोलिक वर्गीकरण विधि के बारे में बताया। दूसरी बात इन्होंने भौतिक भूगोल के बारे में बताया। कांट ने भौतिक भूगोल में गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, इन सभी के बारे में बताया। धार्मिक भूगोल, ठीक है, सभी के बारे में इन्होंने बताया। इसके अलावा तीसरी बात, भूगोल का विज्ञानों के केंद्रीय स्थान, मतलब भूगोल को केंद्रीय, मतलब विज्ञानों का केंद्रीय स्थान बताया। कांट ने भूगोल को वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र बतलाया और वे जानते थे इमैनुअल कांट की भूगोल विज्ञानों की जननी है। भूगोल को सभी विज्ञानों का जननी माना इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा भूगोल क्षेत्रीय विभेदन का व्यवस्थित अध्ययन है, ये भी कांट ने कहा। कांट ने भौगोलिक अध्ययन में टालमी के विचारों का अनुकरण किया, परंतु उनकी कार्यविधि अन्य विज्ञानों से, मतलब विद्वानों से बिल्कुल भिन्न रही है। इमैनुअल कांट ने क्षेत्रीय विभेदन पर बल दिया, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। टालमी, स्ट्रेबो ने पृथ्वी का विभाजन करके उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया था, जबकि कांट ने वारेनियस के क्षेत्रीय विभेदन की विधि को अपनाया था। इसके अलावा आप देखेंगे निगमनात्मक और विवरणात्मक विधियों के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। कुल मिलाकर के पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर कांट ने बड़ा जोर दिया। पृथ्वी की उत्पत्ति पर अपने विचार को व्यक्त करते हुए इन्होंने कहा कि पृथ्वी को दैवीय पदार्थ से निर्मित माना इन्होंने। और उन्होंने कहा कि कठोर और बिखरे पदार्थों के कणों के ताप और गति से एक प्रकार से क्या हुआ, वाव्य राशि में परिवर्तित हो गया और निहारिका के जन्म होने से पृथ्वी का सिद्धांत, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति मानी।
इमैनुअल कांट ने। तो इस तरीके से वाव्य राशि परिकल्पना इमैनुअल कांट ने दी। तो ये है इमैनुअल कांट। 7वां क्वेश्चन है भूगोल में बर्नहार्ड वारेनियस के योगदान की व्याख्या कीजिए। वारेनियस का क्या योगदान रहा है इसके बारे में बताएं आप। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वारेनियस का क्या योगदान रहा है भैया किसमें? भूगोल में। ठीक है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बर्नहार्ड वारेनियस। बर्नहार्ड वारेनियस का जन्म हुआ था 1622 में। जर्मनी के हाबुर्ग नगर में इनका जन्म हुआ था। उसी के समीप एक जगह पड़ती है हिट जाकर नामक एक नगर है छोटा सा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। दर्शन, गणित और भौतिक शास्त्र के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उसके छात्र भी रहे ये वारेनियस। 1649 में इनकी पुस्तक जापान का भूगोल और इतिहास नाम से प्रकाशित हुई। 1649 में 1650 में इनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ जो आया वारेनियस का जियोग्राफिया जनरलिस। जियोग्राफिया जनरलिस जो ग्रंथ है ये वारेनियस का है, बड़ा फेमस ग्रंथ है, ये प्रकाशित हुआ। वारेनियस भूगोल जगत में अपनी कृति जियोग्राफिया जनरलिस के लिए जाने जाते हैं और बड़े फेमस है इस पुस्तक के लिए। 1650 में जो है आम्स्टर्डम से प्रकाशित है जियोग्राफिया जनरलिस नाम की पुस्तक। और इनके पूर्व स्ट्रैबो ने भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय दोनों पक्षों के अध्ययन पर जोर दिया था और इससे भूगोल में द्वैतवाद की नींव पड़ चुकी थी। प्राकृतिक दशाओं के अध्ययन में शुद्ध विज्ञानों की विधियों का प्रयोग प्रयोज्य था, जबकि सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों के अध्ययन में वे प्रयोज्य नहीं थे। कुल मिलाकर के वारेनियस जो थे इन्होंने अपनी पुस्तक में भौतिक और मानवीय भूगोल के आधारभूत अंतर को स्पष्ट किया। इन्होंने बताया कि मानव भूगोल और भौतिक भूगोल किस तरीके से भिन्न है, दोनों के बारे में बड़ा अच्छा जानकारी दी। इनकी पुस्तक के 3 खंड प्रकाशित हुए। पहला खंड है अचर और पार्थिव खंड। इस खंड में पृथ्वी की आकृति, आकार, जल थल का विवरण, पर्वत, वन, मरुस्थल, महाद्वीप, इन सब भौतिक भूगोल और वायुमंडल का वर्णन किया। दूसरा खंड इनकी पुस्तक का जो है खास करके जियोग्राफिया जनरलिस में उसका दूसरा खंड है सापेक्ष तथा ब्रह्मांडीय खंड। इस खंड में पृथ्वी और उनके जो नवग्रह हैं पृथ्वी के उनके बारे में बताया। ठीक है, अक्षांश और देशांतर का वर्णन भी इसमें दिया। तीसरा जो खंड है इनकी पुस्तक का उसमें तुलनात्मक खंड के बारे में बताया। तुलनात्मक खंड है वो। इस खंड में इन्होंने क्या किया, जो है इन्होंने क्या किया मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया इसमें। तो वारेनियस महोदय ने भूगोल के अध्ययन को 2 भागों में बांटा। पहला विशिष्ट भूगोल और दूसरा सामान्य भूगोल। विशिष्ट भूगोल में आप देखेंगे खगोलीय दशाएं, पार्थिव दशाएं जैसे जलवायु, वनस्पति, खनिज, मिट्टी, पशु जीवन, ये सब। ठीक है, नवग्रह वगैरह, खगोल शास्त्र, मानवीय, ये सब बताया। मानवीय दशाओं में मानव अधिवास, व्यापार, ये सब बताया। ठीक है, सामान्य भूगोल में पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में मान करके उसका अध्ययन किया। लेकिन सामान्य भूगोल में भौतिक भूगोल का वर्णन अधिक इन्होंने किया, भौतिक नियमों को उन्होंने समझाया। इस तरीके से इनका योगदान ये रहा है। कुल मिलाकर के जो बर्नहार्ड वारेनियस है इन्होंने भूगोल की 2 सर्वप्रचलित विधियों की नींव डाली। क्रमबद्ध भूगोल जिसे सामान्य भूगोल कहा जाता है और प्रादेशिक भूगोल जिसको विशिष्ट भूगोल कहा जाता है। इसके बारे में सबसे पहले वारेनियस ने बताया। 8वां क्वेश्चन है प्राचीन यूनानी विद्वानों में के विकास में टॉलेमी का योगदान बताएं। टॉलेमी का क्या योगदान रहा है प्राचीन जो है यूनानी विद्वानों में? टॉलेमी का। टॉलेमी बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। ठीक है, टॉलेमी अलेक्जेंड्रिया निवासी थे। अलेक्जेंड्रिया में इनका जन्म हुआ था। वैसे वास्तव में इनका जन्म यूनान के टॉलेमिस हार्मी नगर में हुआ था। बाद में अलेक्जेंड्रिया में विद्या का केंद्र था, जो कि उस समय अलेक्जेंड्रिया वहाँ पर चले गए थे निवास करने के लिए। अलेक्जेंड्रिया के टॉलेमी नाम से विख्यात भी हुए इसीलिए। टॉलेमी प्रधानतः खगोल शास्त्र और गणित के विद्वान थे। बाद में इनकी रुचि गणितीय भूगोल में हुई, इतनी अधिक हो गई कि इन्होंने मानचित्र कला और सामान्य भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। खगोल शास्त्र की अगर बात की जाए तो टॉलेमी ने उसमें बहुत काम किया। अलेक्जेंड्रिया की बंदशाला में अनेक उल्लेखनीय खगोलीय शोध किए इन्होंने नक्षत्रों के उदय, अस्त होने, गोधूली, ऋतु, इन सभी का एक कैलेंडर बनाया। उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ग्रहीय सिद्धांत, उसमें इन्होंने खगोल शास्त्र के बारे में खूब अच्छी अच्छी जानकारी दी। टॉलेमी ने बने पूर्ववर्ती विद्वान थे जो है हिकमचर्स, उनके सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा और उनके अनुसार पृथ्वी स्थिर है और आकाशीय पिंड इनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। खगोलीय पिंडों की भिन्नता उनके परिक्रमण भागों की भिन्नता के कारण थी। इस तरीके से उन्होंने खगोल शास्त्र में काम किया। सामान्य भूगोल, गणितीय भूगोल और मानचित्र कला के बारे में इन्होंने बताया। इनकी पुस्तक है जियोग्राफिया, 8 भागों में बटी हुई है। इसके प्रथम भाग में मुख्य रूप से सैद्धांतिक नियम प्रतिपादित किए, जिसमें ग्लोब की रचना, मानचित्र प्रक्षेप की विधियाँ,
इन सभी के बारे में बताया गया। द्वितीय खंड से लेकर के 7वें भाग में लगभग 8000 स्थानों के नाम और उनकी अक्षांशीय और देशांतर स्थिति के बारे में इन्होंने बताया ज्योग्राफिया पुस्तक में। तो 8वां भाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि उसमें मानचित्र कला के सिद्धांतों का विवरण टालमी ने दिया। गणितीय भूगोल, प्रक्षेपों और खगोलीय निरीक्षणों की व्याख्या भी आपको 8वें भाग में मिल जाएगी। ठीक है। टालमी की बात की है तो गणितीय भूगोल की पुस्तक इनकी है एनालेमा, उसमें प्रक्षेपों का विवरण भी दिया है। ठीक है। टालमी की भूतल के बारे में उन्होंने भी विचारधारा दी है। ठीक है। कुल मिलाकर के टालमी बड़े जबरदस्त विद्वान थे और इन्होंने मानचित्र कला और खगोल शास्त्र पर बहुत काम किया गणितीय भूगोल में। ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कोई 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंड सा से। 400 या 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। क्लियर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 2 प्रश्न केवल करने हैं, या एक प्रश्न आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में करना होगा, बाकी विश्वविद्यालय में किसी में 1 किसी में 2 ऐसे करने होंगे। ये चारों प्रश्न अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर जितने प्रश्न मैंने बताए हैं इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला है नहीं। जैसे पहला प्रश्न, प्राचीन रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मैं जिस दिन मुझे समय मिलेगा, मैं डिजिटल बोर्ड पर आकर के इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको बताने का प्रयास करूंगा। प्राचीन रोमन भूगोलवेत्ताओं के योगदान और उनके नाम। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है आपका, प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान के विकास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इन प्रश्न को। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान जो मैंने आपको बताया था वही इसी में हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है आपका, पुनर्जागरण काल के प्रमुख यात्रियों तथा उनसे संबंधित खोजों का वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा। और अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, भौगोलिक ज्ञान के विकास में पिता पुत्र जो थे फास्टर, पिता पुत्र के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लेंगे। इसके अलावा ये आपके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8 क्वेश्चन लघु उत्तरीय के, इनको आप पढ़ लेंगे और 10 क्वेश्चन से दीर्घ उत्तरीय के। बस इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो सभी में ऐसे ही प्रश्न पूछे आते हैं। एक बात और आपको बता दूं, अगर आपको को करिकुलर संबंधित वीडियो देखनी है तो आप हमारे दूसरे चैनल को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। को करिकुलर मास्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैं दे दूंगा। को करिकुलर मास्टर नाम से एक चैनल बनाया है मैंने, इस पर को करिकुलर से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। तो भूगोल का पेपर 2 जिसमें हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट पढ़ना था, मैंने आज इस वीडियो का मतलब कि इस पेपर 2 का मॉडल पेपर दे दिया। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे तो मैंने बड़ी मेहनत करके इस मॉडल पेपर को तैयार किया है। बाकी और भी मॉडल पेपर आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे। ठीक है। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, जितनी भी वीडियोस है आपको प्लेलिस्ट में मिलती रहेगी, तो प्लेलिस्ट में आप एक बार जरूर चेक कर लिया करें। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, जो मैं विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर डालता हूँ तो वो भी आप लोग जो है एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर वो जो है आप लोग देखते रहिएगा। तो अगर आपका ये क्वेश्चन पेपर होता है भूगोल का तो आप हमारे नंबर पर 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग अपना पेपर जो है बढ़िया से पीडीएफ बना करके साफ सुथरा भेज दीजिएगा। अगर लिखित पेपर है तो भी पीडीएफ बना करके भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, साफ सुथरा भेजिएगा। ठीक है। तभी एक प्रकार से उस पर वीडियो बनाने का एक प्रकार से अलग एक अच्छा जब क्वालिटी आएगी तो अच्छे तरीके से उसको बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है। तो एक बार अपना फोटो अच्छे तरीके से खींच करके आप भेज दीजिएगा इस नंबर पर, जैसे पेपर आपका होता है किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है। ताकि आपके द्वारा और भी बच्चे फायदा ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। आई लव यू।